नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके की सीरीज में आज हमारा अगला जो लेक्चर है वो हरियाणा की नदियों के बारे में रहेगा। हरियाणा की नदियां दो हिस्सों में बांट के उसको दो लेक्चर के अंदर इसे एक्सप्लेन किया जाएगा और हरियाणा की नदियों के बारे में सारे तथ्य कि जो डाटा है, जो ऑथेंटिक डाटा है, जहां हरियाणा की HSSC ने जो डाटा माना है या अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने कुछ माना है या इसरो या किसी और का डाटा है, तो उस सारे को मिला के हमने पूरी कोशिश की है कि जो डाटा है उसको मैक्सिमम ऑथेंटिक जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो हरियाणा की नदियों के बारे में रहेगा। देखिए, हरियाणा की नदियों को दो हिस्सों में बांटा गया है। हरियाणा की नदियां जो है उसको दो भागों में बांट लीजिए। एक तो उत्तर हरियाणा की नदियां, मतलब जिनका उद्गम स्थल जो है वो हरियाणा के उत्तरी भाग, खासकर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या फिर ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं हरियाणा के ही सबसे उत्तरी भाग में, उत्तर पूर्व भाग में, इस हिस्से के अंदर जो भी प्रेजेंट है, वहां से अगर कोई भी नदी निकल रही है ऊपर से नीचे की तरफ अगर हरियाणा के अंदर बह रही है, तो ऐसी नदियों को हमने पहली कैटेगरी में बांट लिया, पहले भाग में विभाजित कर दिया, जिसको कह दिया उत्तर हरियाणा की नदियां। और वो सारी जो नीचे से हरियाणा में एंटर करती है और ऊपर की तरफ बहती है, मतलब यूं कहूं कि अरावली पर्वत से निकलती है और हरियाणा के अंदर एंटर करके हरियाणा के किसी भाग तक पानी पहुंचाती है, तो उसे हमने दक्षिण हरियाणा की नदियां दो भागों में बांटा, उत्तर हरियाणा की नदियां और दक्षिण हरियाणा की नदियां। पहले उत्तर हरियाणा की नदियों में कौन कौन सी नदियां हम यहाँ शामिल करेंगे। एक यमुना नदी, यमुना नदी की ही सहायक नदी सोम नदी, और दूसरी बड़ी नदी, एक बड़ी नदी कौन सी हुई यमुना नदी और दूसरी बड़ी नदी कौन सी हुई घग्गर। दोनों में दिन रात का अंतर है, एक जो है 12 मासी नदी है, एक मौसमी नदी है। और उसके बाद करूं कौशल्या नदी जो घग्गर नदी का ही हिस्सा, जो उसकी सहायक नदी है। तो ये चार नदियां हमने आज इस पहले लेक्चर के अंदर इंक्लूड की है। उसके बाद खासकर सरस्वती नदी जो एक तरह की विलुप्त नदी है, और मारकंडा जो इसी की सहायक है, टांगरी जो मारकंडा की सहायक है, चोटांग जो सरस्वती की है, राक्षी जो सरस्वती की है। ओवरऑल मैं यूं कहूं कि इसके अंदर जो विलुप्त नदी है या विलुप्त प्राय जो नदियां हैं उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। तो ये जो दोनों होगी, ये जो हिस्सा होगा ये अगले भाग के अंदर, और ये वाला जो है आज हम यहाँ पढ़ेंगे। और उससे अगले भाग के अंदर हम पढ़ेंगे साहिबी नदी जो दक्षिण हरियाणा से आती है, साहिबी नदी जो मुख्य नदी है नीचे से प्रवेश करने वाली हरियाणा के अंदर, और इंदौरी नदी, दोहन नदी और कृष्णावती नदी, ये चार नदियां जो होगी उससे अगले भाग के अंदर पढ़ी जाएगी। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो मुख्य आधारित रहेगा यमुना नदी पे, सोम नदी पे, घग्गर और घग्गर की सहायक नदी कौशल्या नदी के ऊपर। हमने इस नदी के अंदर उसके ऊपर बनने वाले बांध सारा कुछ ही इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो देखिए आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यमुना नदी की। आपको पता है भारत के अंदर गंगा नदी के बाद जो है मेन नदी मानी जाती है यमुना नदी। तो यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये जो आप उत्तराखंड देख रहे हो, ये जो उत्तराखंड देख रहे हो, उत्तराखंड के अंदर एक हिमालय का हिस्सा है जिसे कहते हैं गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय में एक जगह है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, इस बंदरपूंछ जगह के पास एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, मतलब हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद है। इस हिमनद से क्या होता है, ये नदी निकलती है, बर्फ के पिघलने से ये नदी बनती है। और ये नदी हरियाणा के अंदर जो यमुना नगर है, ये देखिए मान लीजिए यहां से आई और हरियाणा के अंदर जो यमुना नगर है इसमें प्रवेश करती है, ये देखिए। और जहां ये प्रवेश करती है इसका जो स्थान मानते हैं, ये माना जाता है कलेसर जो नेशनल पार्क है वहां से ये प्रवेश करती है। कलेसर से यमुना नगर के अंदर एंटर करेगी, यहां से बहती हुई, ये देखिए यहां से बहती हुई ये सबसे पहले किसमें, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल के बाद ये पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली से होती हुई, फिर दिल्ली के बाद ये फरीदाबाद, फरीदाबाद के पलवल, पलवल से निकल के ये यूपी में एंटर कर जाएगी, उत्तर प्रदेश में चली जाएगी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आगे जाके जो प्रयाग जो जगह है, प्रयागराज जो जगह है वहां जाके क्या करेगी, इलाहाबाद में, कहने का मतलब
वहां जाके गंगा के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है। तो कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से चलती कहाँ से है, निकलती कहाँ से है, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम स्थल की। देखिए, उद्गम स्थल को याद करने का एक बड़ा छोटा सा तरीका बताता हूँ। और वैसे भी आप अगर कोई भी चीज को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं तो उसमें ट्रिक की एक खास बात ये होती है, आपको ऐसी बनानी चाहिए या ऐसी अपनानी चाहिए जिसमें जो सामने आपके पास वर्ड लिखा गया आपको, ताकि ट्रिक याद ना करनी पड़े, वर्ड लिखा जाए उसी के अंदर से चीज निकल जाए। तो यहाँ देखिए, आपको चीज क्या मिली, यमुना। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। यमुना में नाम देखते ही आपके पास इसमें से एक चीज निकल जाएगी, वो है मुन्ना। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जिसे मुन्ना कहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है किसके साथ, बंदर के साथ। एक छोटा सा आइडिया देखिए, वो किसके साथ खेल रहा है, बंदर के साथ। उसने क्या कर रखा है, बंदर की पूंछ को पकड़ रखा है और वो उसके साथ खेले जा रहा है। तो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो पीछे पीछे भागने की वजह से क्या हो रहा है, पीछे पीछे भागने की वजह से वो कहाँ चला, वो कहाँ चला जाता है, वो मतलब एक गड्ढे के अंदर क्या होता है, वो गिर जाता है। वो क्या होता है, एक गड्ढे के अंदर क्या हो जाता है, गिर जाता है। और गड्ढे में गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। सारे कपड़े क्या हो जाते हैं, उसके काले हो जाते हैं। और कपड़े काले होने की वजह से सारे उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। तो सारे क्या हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। तो ये वाला देखिए, कंसेप्ट देखिए, हंसने लगते हैं। ये देखिए इस एक छोटे से कंसेप्ट को, कि मतलब एक छोटा सा मुन्ना है, वो बंदर के साथ खेल रहा है, वो बंदर की पूंछ पकड़े जा रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो आगे एक गड्ढा आता है, वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और गड्ढे में गिरने की वजह से क्या होता है, गड्ढे में गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े जो है वो काले हो जाते हैं और सारे उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। इस एक बात से, ये बात थोड़ी सी बस याद रख लीजिएगा, इस बात से लगभग चीजें इसकी सारी कवर हो जाएगी आपके पास। और वो क्या है, देख लीजिए। इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं। उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया क्या है, बंदरपूंछ। उद्गम स्थल क्या है, बंदरपूंछ। और ये बंदरपूंछ मैंने आपको कहा कहां प्रेजेंट है, ये गढ़वाल हिमालय में। गढ़वाल हिमालय में। और गढ़वाल हिमालय कहां है उसकी बात करूं तो गढ़वाल हिमालय कहां पे है, उत्तराखंड में। कहां पे है, उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय है। ठीक है। और मेन ग्लेशियर अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, यमुनोत्री नाम से क्लियर है। यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। अच्छा, लंबाई से पहले ये कहां से एंटर करती है उसकी बात, क्योंकि इस ट्रिक में एंट्री भी है। एंट्री है इसकी कलेसर। तो इसको और देख लीजिए, हरियाणा में इसकी एंट्री कहां से है, हरियाणा में प्रवेश। तो ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करेगा, सॉरी करेगी, ये है कलेसर नेशनल पार्क से। कहां से, कलेसर नेशनल पार्क। यहां से ये हरियाणा के अंदर क्या करेगा, ये क्या करेगी, नदी एंटर करेगी। और पूरे हरियाणा में, देखिए पूरे हरियाणा में लगभग ये 350 किलोमीटर चल के बाहर निकल जाती है। अब देखिए, जब ये बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कौन शामिल हो जाता है, दिल्ली हो जाता है। देखिए, तो आप इसको निकाल लीजिए। तो हरियाणा की बात करूं तो ये हिस्सा यहां से लेके फिर यहां से हरियाणा स्टार्ट हो गया। देखो, यहां से ऊपर हरियाणा है, ये देखिए, और नीचे हरियाणा है। इसकी बात करूं तो थोड़ा सा हिस्सा काट दीजिए। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, तो है 350 किलोमीटर की, जहां से चली वहां से लेके जहां से निकली वहां तक। और वैसे अगर पूछे कि हरियाणा की कितनी सीमा बनाती है, तो ये है 320 किलोमीटर। याद रखिएगा, तो कितनी है, 320 किलोमीटर। फर्क है क्योंकि बीच में दिल्ली आ चुका है, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूं। तो हरियाणा में अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी है, 320 किलोमीटर। और ये हरियाणा से जब निकलती है तो वो जगह कौन सी है, हरियाणा से जब यूपी में प्रवेश करती है तो हरियाणा के कौन से हिस्से से बाहर जाती है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये है हसनपुर। तो हरियाणा से बाहर कहां से जाती है, तो हरियाणा से एग्जिट कहां से इसका होता है, बाहर कहां से निकलती है, उसकी बात करूं तो एक हसनपुर गांव है। हसनपुर गांव है। ये कहां पड़ता है, ये पलवल में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, पलवल में। तो पलवल के हसनपुर गांव से क्या हो जाती है, ये बाहर निकल जाती है। तो ये लंबाई इसकी कितनी हुई, ये हुई 350 किलोमीटर हरियाणा में। और सीमा कितनी बनाती है, सीमा बनाती है 320 किलोमीटर।
अब ये जितने भी नाम बताए गए सारे के सारे देखिए आप उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा एक मुन्ना है, मतलब यमुना नदी है, वो एक बंदर की पूंछ के साथ खेल रहा है, मतलब बंदर के साथ खेल रहा है, उसकी पूंछ पकड़े हुए है। अगर इसकी बात करूं तो बंदर पूंछ वो जगह हुई कहां है, वो गढ़वाल हिमालय के अंदर है। गढ़वाल हिमालय कहां, उत्तराखंड के अंदर है। वो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, मतलब काले हो जाते हैं उसके वस्त्र, मतलब कलेसर से। और उसके बाद काले वस्त्र हो जाने की वजह से सारे उस पे हंसने लगते हैं, मतलब हसनपुर से क्या होती है, ये बाहर निकल जाती है यमुना नदी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका जिक्र हुआ, यमुना नदी का जिक्र हुआ। अब कौन कौन से जिलों से बहती है, प्रवाह होने वाले जिले कौन से हैं, अगर उसकी बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए ये कहां से एंटर करती है, यमुनानगर से, यमुनानगर से एंटर करती है। दूसरा आप देखिए यमुनानगर के बाद कौन आ जाएगा, यमुनानगर के बाद आ जाएगा करनाल, करनाल के बाद कौन आएगा, पानीपत, पानीपत के बाद कौन आ जाएगा, सोनीपत, और सोनीपत के बाद वैसे दिल्ली आ जाएगा। हमें हरियाणा के जिले बताने हैं तो सोनीपत के बाद दिल्ली छोड़ दीजिए। उसके बाद बात करता हूं किसकी, उसके बाद फरीदाबाद, कहां से जाएगी ये नदी, फरीदाबाद से। और फरीदाबाद के बाद लास्ट ये पलवल से होती हुई पलवल के हसनपुर से बाहर निकल जाएगी। तो ये जिले हुए जहां से ये नदी प्रवाह करेगी, जहां से बहती चली जाएगी। अगर आपसे पूछे कि सिंचाई वाले क्षेत्र इसके क्या है, तो आप देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए नदी यहां से जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पानी से यहाँ सिंचाई नहीं होती होगी, यहाँ कुरुक्षेत्र है, ठीक है। तो ये सिंचाई वाले क्षेत्र कौन से जिले अगर इससे प्रभावित होते हैं ये पूछे, तो आपको इसके पड़ोस वाले जिले जो है वो भी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुई किसकी बात, ये हुई बात हमारे पास यमुना नदी के प्रवाहित वाले जिले कौन कौन से हैं। अब बात करता हूं यमुना नदी के बांध की। देखिए थोड़ा सा मैं इसको साफ करके दोबारा बता देता हूं, यहां देखिए अब हम इसकी बात करते हैं कि यहां कौन कौन से बांध है, उसको और देख लेते हैं। देखिए पहले मैं नदी बना देता हूं। नदी कहां से आई, यहां से, ये देखिए ऐसे निकल गई। अब हम बांध की बात करते हैं, बांध देख लीजिए, देखिए जैसे ये एंटर करती है तो यमुनानगर के अंदर ही एक बांध है, यमुनानगर में ही एक बांध है, उस बांध का नाम है ताजेवाला। क्या नाम है, ताजेवाला। तो ताजेवाला वो बांध है जहां से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई थी सिंचाई के लिए, हरियाणा के अंदर और यूपी के अंदर। तो खास महत्व है इस बांध का, यहां से कई सिंचाई परियोजना जो है वो भी चलाई जाती है। ये बांध 1999 में 1999 में इस बांध का नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया, हथनी कुंड। क्या रख दिया गया, हथनी कुंड बांध इसका नाम रख दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला बांध हमारे पास कहां आया, पहला बांध आया हमारे पास यमुनानगर के अंदर। दूसरा जो दिल्ली है, दिल्ली में एक बांध है, यहां देखिए, और ये बांध है ओखला बांध। ये कौन सा है, ओखला बांध, एक दिल्ली में इसके ऊपर बांध है। और जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद में इसमें दो बांध है, मतलब ये हुआ दूसरा, फरीदाबाद में दो बांध है, देख लीजिए तीसरा और चौथा। तो तीसरा बांध है वो है अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध। और चौथा बांध हमारे पास यहां कौन सा है, पल्ला बांध, पल्ला बांध। तो चार बांध जो है वो यमुना नदी पर हरियाणा के अंदर बनाए गए हैं। मैं फिर इनके बारे में बता देता हूं। पहला कौन सा है, पहला है ताजेवाला, ताजेवाला बांध। ये कहां पर है, ये है यमुनानगर के अंदर, और 1999 में इसका नाम बदल दिया गया।
और क्या कर दिया गया, हथनी कुंड, हथनी कुंड ये नाम इसका रख दिया गया। उसके बाद बात करूं दूसरा है दिल्ली के अंदर, तो ओखला बांध, ओखला बांध ये कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। तीसरी देख लीजिए, तीसरा है अनंगपुर, अनंगपुर बांध ये कहां पे है, फरीदाबाद में। और चौथा पल्ला बांध ये भी कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर। तो ये 4 बांध है जो हरियाणा के बांध माने जाते हैं। एक दिल्ली का है इसमें, और ये किसमें, जो यमुना नदी है हरियाणा में, इसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यस, यमुना नदी के बारे में और कोई खास तथ्य का जिक्र करते हैं, क्या खास बात है इसकी, तो आप ध्यान से देखिए। एक तो पहली बात तो इसकी यही है, ये एक तरह की क्या है, पहली बात तो आप यही देख ली, एक तरह की बारहमासी नदी है, बारहमासी नदी मतलब हमेशा इसके अंदर क्या रहता है, पानी रहता है। तो सबसे पहली बात, हरियाणा की अगर आपसे पूछे कि बारहमासी नदी कौन सी है जिसमें हमेशा पानी रहता है, तो वो कौन सी है, वो है एकमात्र ऐसी है जो बारहमासी नदी है, वो कौन सी है, ठीक है, वो मतलब इसको एक और भी लिख लीजिए बात, एकमात्र नदी, हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो बारहमासी, इसका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अन्य नाम क्या है और इसे क्या कहा जाता है, अन्य नाम देखिए, हमेशा पानी रहने की वजह से इसका नाम है सदा नीरा, सदा नीरा एक नाम तो ये है। एक कालिंद नाम का पर्वत है, उससे निकलने, कुछ मानते हैं तो कालिंद कालिंद पर्वत से निकलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, कालिंद भी कहते हैं। ठीक है, तो एक इसका नाम क्या है, सदा नीरा। सदा नीरा क्यों नाम रखा गया इसका, क्योंकि ये हमेशा इसके अंदर पानी रहता है। और दूसरा मैंने क्या बताया, इसका नाम कालिंद पर्वत से निकलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, कालिंद भी कहा जाता है। और एक नाम और है इसका, हाँ, इसका नाम है काली दजा, और एक नाम इसका और रखा गया है, वो क्या है, काली दजा। तो आपसे अन्य नाम पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी, कि अन्य नाम पूछे, ये पहली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी भी, तो ध्यान से देख लीजिए। बारहमासी नदी हरियाणा की एकमात्र अकेली है, कौन सी, यमुना नदी, और इसके अन्य नाम जो है वो भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। अब एक और बात देखिए, आपसे पूछे हरियाणा और यूपी, इसका बॉर्डर कौन बनाती है, हरियाणा यूपी का बॉर्डर बनाती है, ये देखिए। तो इस नदी की क्या खास बात है, ये हरियाणा यूपी के बॉर्डर पे है, तो ये बॉर्डर डिसाइड कर रही है इसके जो पूर्वी हिस्से के अंदर कौन है, यूपी है, और पश्चिमी हिस्से के अंदर कौन शामिल है, कौन उपस्थित है, वो है हरियाणा हमारा। तो हरियाणा यूपी का बॉर्डर यहाँ है। और आप देख लीजिए इसकी और क्या खास बात है, देख लीजिए, इसके बांध की बात बता देता हूँ, वो देख लीजिए। हमने ओखला बांध की बात की थी, नहीं पहले ताजेवाला की थी, पहले उसकी बात कर देते हैं। देखिए पहले कौन सा बांध है, ताजेवाला। जो ताजेवाला बांध है वहां से 2 नदियां निकाली गई, सॉरी 2 नहरें निकाली गई। नहरों की बात करूं तो 2 नहरें निकाली गई है, एक पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर मानी जाती है, और दूसरी पूर्वी यमुना नहर। तो ये मेन किसकी मानी जाती है, हरियाणा की, और ये किसकी है, यूपी की। हरियाणा में और यूपी में सिंचाई करने के लिए क्या किया जाता है, इन 2 नहरों का निर्माण किया गया ताजेवाला बांध से। उसके बाद देखिए जो ओखला बांध है उसकी बात कर देता हूं। जो ओखला बांध है वहां से एक नहर निकाली गई है, गुरुग्राम नहर। वहां से कौन सी निकाली गई है, एक गुरुग्राम नहर निकाली गई है। ठीक है, वो क्या करती है, जो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इसके अंदर जो सिंचाई का काम करती है वो कौन सी नहर करती है, गुरुग्राम नहर करती है। तो ये कुछ खास बात है यमुना नदी के बारे में। तो ये हमारे पास हुआ कि यमुना नदी क्या है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के
जो बंदरपूंज जगह है वहां एक यमुनोत्री हिमनद है, उससे निकलती है, हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है, और उसके बाद यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल होती हुई ये पलवल के हसनपुर से यूपी के अंदर प्रवेश कर, हसनपुर से निकल के ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। इस दौरान इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। यमुनानगर के अंदर ताजेवाला बांध जो 1999 के अंदर जिसको हथनीकुंड बांध का नाम दिया गया। उसके बाद दिल्ली के अंदर इसके ऊपर ओखला बांध है, और जो फरीदाबाद है वहाँ 2 बांध, एक अनंगपुर बांध है वहाँ पर, और दूसरा जो है वो पल्ला बांध है, और जो ओखला बांध है वहाँ से गुड़गांव नहर निकाली गई है, और दूसरी जो हम बात करते हैं ताजेवाला, वहाँ से 2 नहर जो हरियाणा की प्रमुख पश्चिमी यमुना नहर है वो जो है वो ताजेवाला बांध से ही निकाली गई है। तो ये थी यमुना नदी की डिटेल। और अब देखिए हम बात करते हैं यमुना नदी की ही एक सहायक नदी कौन सी, सोम नदी। तो सबसे पहली बात इसकी क्या खास बात है, ये यमुना की सहायक है। ये कौन है, यमुना की सहायक नदी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो सरस्वती नदी का पुनरुत्थान है उसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, हरियाणा ने जो हिमाचल प्रदेश के साथ मिलके जो आदि बद्री के ऊपर एक बांध बना के, वहां पर बांध बना के पानी को इकट्ठा करके यमुना नदी के अंदर फिर से पानी को प्रवाहित करना है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया है, इस प्रोजेक्ट में पानी कहां से लिया जाएगा, सोम नदी से लिया जाएगा। तो सोम नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी, सोम नदी की। और इसी सोम नदी की, जैसे मैंने अभी आपको क्या खास बात बताई कि इसके ऊपर क्या किया जाएगा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का क्या है, एक प्रोजेक्ट है। जो प्रोजेक्ट किस लिए है, सरस्वती नदी के, सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए, जो पुनरुत्थान जो है उसके लिए क्या किया गया है, यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया। तो इस नदी की बात करते हैं, ये नदी कहां से निकलती है, ये देखिए ये नदी कहां से निकलती है। हरियाणा के एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम है दर्शन लाल जैन जी। 99 के अंदर इनको पद्म भूषण दिया गया था। इन्होंने ये माना है कि जो सरस्वती नदी हुआ करती थी उसका उद्गम स्थल जो है वो आदि बद्री से था। हालांकि सभी का मानना अलग अलग है, उसका उद्गम स्थल अलग अलग जगह से है। तो उसी बात से कि वो ये माना करते, दर्शन लाल जैन जो है वो ये मानते हैं कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहां से था, आदि बद्री से था। तो हमने क्या किया, हरियाणा सरकार ने क्या किया, आदि बद्री के ऊपर ही बांध बना के दोबारा से वहीं से क्या किया, सरस्वती नदी का उत्थान करने की बात की है। और वहां से, और मेन बात क्या, वहां से एक नदी निकलती है, वो कौन सी है, वो है सोम नदी। वो देखिए, अब मैं आपको पहले एक छोटी सी बात समझाता हूं, वो देखिए। अभी हमने बात किसकी की, यमुना नदी की। देखिए यमुना नदी ऐसे बॉर्डर से चलती है, ऐसे ऐसे बॉर्डर पे चलती है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है सोम नदी की। क्या खास बात है, सोम, यहां जो जगह है, यहां एक जगह है आदि बद्री, आदि बद्री। इस जगह से क्या किया गया है, नहर निकाली है ऐसे। तो मैं इसको एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूं। देखिए इस जगह से क्या किया गया है, नहर निकाली गई है। तो यहां आदि बद्री से ऐसे यमुना नदी के अंदर क्या किया गया है, मिलाया गया इसको। सोम नदी, सॉरी, मिलाया क्या गया, मिलती है ये, देख लीजिए। ये कौन है हमारे पास, ये देखिए, ये यमुना नदी है। तो इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं। उद्गम स्थल इसका कहां है, उद्गम स्थल है इसका आदि बद्री। आदि बद्री एक स्थान है, ये कहां है, यमुना नगर के अंदर है। और वहां कौन सी है, शिवालिक की पहाड़ियां। वैसे वहां आदि बद्री जो जगह है वो कहां पर पड़ता है, शिवालिक की पहाड़ियों में। वहां कौन सी पहाड़ियां है, शिवालिक की पहाड़ियां है। वहां से क्या होता है, ये नदी निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं। देखिए आप एक तो समझ रहे हो कि यमुना नगर से यमुना नगर के अंदर ही मिलनी है, लेकिन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मिलनी है।
तो इसकी लंबाई जो है लगभग देखो बहुत ज्यादा नहीं होगी, कितनी होगी, सिर्फ 40 किलोमीटर। तो लंबाई इसकी कितनी है, 40 किलोमीटर है। तो देखिए ये नदी जो है आपके पास, इस नदी की बात कर रहा हूं मैं इसकी, तो ये नदी कौन सी है, ये सोम नदी है। ये कौन सी नदी है, ये सोम नदी है, इसकी बात की जा रही है। ये कहां से निकल रही है, आदि बद्री से, शिवालिक की पहाड़ियों से, और 40 किलोमीटर बहती हुई ये क्या होती है, यमुनानगर के अंदर ही क्या हो जाता है, ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो प्रवाही जिले की बात करूं तो एक ही हुआ, वो कौन हुआ, खुद यमुनानगर। तो सिर्फ किस में से बहती है, यमुनानगर से बहती है। क्या इसके ऊपर कोई बांध जो है वो बना हुआ है, इसकी बात करते हैं। क्या इसके ऊपर कोई बांध बना हुआ है, तो बिल्कुल एक बांध बना हुआ है। तो यमुना नदी के अंदर ही यमुनानगर के अंदर ही एक जगह है दादूपुर, एक गांव है, उसके नजदीक क्या है, ये बांध बना हुआ है। तो इस बांध का नाम है पथराला बांध। इस बांध का नाम क्या है, पथराला बांध। और ये कहां पड़ता है, दादूपुर गांव के पास पड़ने की वजह से इसे दादूपुर बांध भी कहते हैं, दादूपुर बांध भी इसे कहा जाता है। तो ये हुई इसके बांध की बात। और विशेष तथ्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि यमुना की एक सहायक नदी है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने मिलकर सरस्वती नदी के लिए पुनरुत्थान के लिए इस नदी के पानी को आदि बद्री से ही एक डैम बना के यमुना जो सरस्वती नदी के रूप में बहाने की प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया। क्या खास बात है, खास बात है इससे साल भर, पूरे साल भर बाढ़ का खतरा रहता है इन क्षेत्र में। बाढ़ का, इस नदी की वजह से बाढ़ का खतरा रहता है, ये याद रखिएगा। साल भर इस नदी से बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो ये हुआ कौन सी नदी, सोम नदी। तो जो यमुना नदी की सहायक नदी थी सोम नदी, हमने उसके बारे में बात की। और अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एक बड़ी नदी, वो देख लीजिए, वो है हमारे पास घग्गर नदी। अब देखिए घग्गर नदी जो है, पहले उसके बारे में देख लीजिए है कौन सी घग्गर नदी। पहले कंसेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद पढ़ना आसान हो जाएगा। ये देखिए घग्गर नदी की बात करूं तो घग्गर नदी है ये वाली, देखो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में डागशाई जगह है, वहां से ये निकलती है। और वहां से निकलने के बाद जो हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के अंदर जो एंटर करेगी, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला जो जगह है वहां एक डागशाई जगह है। और पंचकुला के कालका से एंटर करती हुई ये अंबाला से, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं कहां से निकलती है। ये लगभग यहां से शिमला के पास से निकलती है, यहां से हरियाणा में कालका से एंटर करती है, पंचकुला से होती हुई अंबाला, अंबाला से होती हुई कुरुक्षेत्र ना जाके देखिए सीधा ऊपर से निकल गई। ऊपर से निकल गई किसमें गई, कैथल में। कैथल से फिर जींद में नहीं गई, देखिए जींद में ना जाके सीधी किसमें चली गई, फतेहबाद में। फतेहबाद से किसमें चली गई, सिरसा में। सिरसा से ये राजस्थान में एंटर कर गई। ये देखिए, तो ये जो नदी है वो कौन सी है, घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी का क्षेत्र वगैरह सारा अभी लगभग सारी चीज आपको क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। और जो मेन तथ्य है वो भी आपके सामने है इसमें से। देखिए सबसे पहली बात तो ये निकलती कहां से है, ये हिमाचल प्रदेश से, इतना तो क्लियर है। जगह कौन सी है, डागशाई। डागशाई, ये याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका है। घाघरा है, मतलब घग्गर मतलब घाघरा, उसके ऊपर शाही से काले रंग का दाग लग गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो घाघरा मतलब घग्गर नदी, तो डागशाई तो जगह जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डागशाई स्थान से ये नदी निकलती है। इसका उद्गम स्थल यहां से माना जाता है। तो डागशाई जो स्थान है यहां से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। हरियाणा में एंट्री मैंने आपको कहा कहां से है, हरियाणा में प्रवेश कहां से होगा, कालका से। कैसा दाग लग गया, काला दाग मतलब कालका से। कालका कहां है, पंचकुला में है। तो एंट्री यहां किससे हुई इसकी, एंट्री हुई इसकी कालका से। अब कालका से ये हरियाणा में कितनी प्रवेश करते हैं, देखिए कुछ जिले कट गए हैं इसलिए इसकी लंबाई थोड़ी कम है, कितनी, 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर ये हरियाणा में चलती हुई किसमें चली, कहां चली जाती है। अगर हरियाणा से एग्जिट की बात करूं तो देखिए
हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टिब्बी तहसील है, टिब्बी तहसील, ये कहाँ है? ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। वहां चली जाती है और देखिए अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट है, अलग अलग जो विद्वान है, उन लोगों का अलग अलग मानना है। कहते हैं पुराने टाइम में ये जो नदी थी ये जाया करती थी पाकिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई गुजरात और गुजरात से होती हुई अरब सागर के अंदर ये गिर जाया करती थी। वहां इसका नाम है हकरा नदी। तो बाखड़ा हकरा नदी इसका पूरा नाम है सही में। तो कहते वैसे तो ये उस टाइम तो ये नदी जो थी उसमें पानी बहुत ज्यादा था, सरस्वती नदी के साथ पैरेलल बहा करती थी, समानांतर बहा करती थी। लेकिन बाद में जो पृथ्वी है उसके अंदर जो प्लेट्स है उसकी स्थिति बदलने की वजह से इस नदी के अंदर भी पानी का बहाव कम हुआ, सरस्वती की तरह। सरस्वती तो पूर्ण रूप से क्या हुई, विलुप्ति हो गई, और इसमें पानी जो है कम हुआ, और ये क्या हुआ, बरसाती नदी में बदल गई। जो बरसात आया करते तब इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी भी यही स्टेज है कि बरसाती नदी है, जब भी बारिश का मौसम आता है तो इस नदी के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं और इसकी खास बात बताऊं तो ये है कि जो कुछ साइंटिस्ट लोग हैं उनका ये मानना है कि, विद्वान लोग हैं उनका ये मानना है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो टिब्बी तहसील है उसके अंदर एक सलेमगढ़ मसानी नाम की जगह है, और वहां मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां जाके क्या हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, तो हम उनकी बात करते हैं जो किताबें कहती है। तो देखिए प्रवाहित होने वाले जिले की बात करूं तो पहला कौन सा है? पहला है पंचकुला, दूसरा आपके पास कौन है? दूसरा आपके पास है अंबाला, तीसरा मैंने कहा किसको छोड़ दीजिए, कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को छोड़ने के बाद अगला कौन आ गया? कैथल। कैथल के बाद मैंने कहा किसको छोड़ दीजिए, जींद में नहीं जाती। जींद के बाद किस में जाएगी? फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बाद किस में जाएगी? सिरसा में। तो ये क्या हुए, वो जिले जहां से घग्गर नदी जो है गुजरती है, ये वो जिले हैं। अब इसके ऊपर कौन से बांध बने हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब इसके ऊपर बनने वाले जो बांध हैं उसमें दो बांध तो ऐसे हैं जो पंचकुला में ही बने हुए हैं, ठीक है, जो पंचकुला में ही बने हुए हैं। दो बांध तो ऐसे हैं, देखिए एक इस बांध को कहते हैं दीवान वाला, दीवान वाला बांध, ठीक है। एक जस्ट यहां बना हुआ है ऐसे, इसको मतलब डगराना, डगराना बांध। ये कौन सा बांध है? डगराना बांध। तो दो बांध तो क्या हुए, यही हुए। तीसरा जो सिरसा के अंदर, सिरसा में जो जगह है आपके पास ओटू, सिरसा में जगह कौन सी है? ओटू है। वहां एक बांध है जिसे ओटू बांध कहा जाता है, और इसी का नाम वीराज बांध है, वीराज बांध। तो ये बांध क्या है इसके ऊपर है, तो तीन बांध क्या कह सकते हैं यहाँ। अच्छा, कुछ विद्वान लोग क्या करते हैं, कौशल्या बांध को इसी का ही बांध मानते हैं, आप गिन सकते हो। वैसे वो कौशल्या नदी के ऊपर है, और कौशल्या नदी क्योंकि इसकी सहायक नदी है इसलिए इसी का बांध मान लेते हैं, तो आप गिन सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से अगर डायरेक्ट बात की जाएगी इसके ऊपर कौन कौन से बांध है, तो ये तीन बांध है। तो मैं बांध की बात कर देता हूं। पहला बांध कहां है? पंचकुला के अंदर। नाम क्या बताया मैंने? दीवान वाला बांध। पहला कौन सा हुआ? दीवान वाला। दूसरा कौन सा हुआ? डगराना, डगराना बांध। ये दोनों ही कहां है? ये है पंचकुला के अंदर, ये देखिए। और तीसरा जो है वो मैंने कौन सा बताया? वीराज। इसी को क्या कहते हैं? ओटू कहते हैं, ओटू बांध। तो ये कहां पे है? ये है आपके पास सिरसा के अंदर, ठीक है। तो इसके बांध की बात हुई। तो जहां तक मेरा आइडिया है लगभग कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए इसकी कोई खास बात है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। घग्गर नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनके ऊपर बात करते हैं।
मेन बात में तो देखिए आपको जो फोकस रखना है वो क्या है, एक तो कुरुक्षेत्र और दूसरा जींद, इसमें से नहीं गुजरती, एक तो दिमाग में आप ये बात रखोगे, ठीक है। दूसरी बात ये है, जो इसकी मुख्य बात है, विद्वानों के अकॉर्डिंग इसका जो विलुप्त होना है, विलुप्त स्थान क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ एक का तो मानना है सलेमगढ़ मसानी में, सलेमगढ़ मसानी जगह, देखिए मसानी बांध भी है रेवाड़ी में, साहिबी नदी पे, वो अलग बात है, वो अलग है। सलेमगढ़ मसानी ये राजस्थान के अंदर है, टिब्बी तहसील में, टिब्बी तहसील में, और ये टिब्बी तहसील कहां पड़ती है, राजस्थान में। यहां मरुस्थल है, कहता है ये यहां जाके मरुस्थल में विलीन हो जाती है, किसी का तो मानना ही है। एक तो खास बात ये है, विलुप्त स्थान की मेन बात करते हैं, और दूसरी जो और बात करते हैं वो देखिए, वो ये है कि ये राजस्थान से पाकिस्तान में चली जाती है, राजस्थान से होती हुई पाकिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई गुजरात, और गुजरात से होती हुई, न सॉरी, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से पाकिस्तान, देखिए आप इसको हटा लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान से होती हुई कहां चली जाती है, ये अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। कईयों का ये मानना है, तो ये अरब सागर में गिर जाती है। तो विलुप्त स्थान के ऊपर थोड़ा सा विवाद है कि ये कहां से कहां तक जाती होगी, और पाकिस्तान में इसका नाम क्या है, ये देख लीजिए। पाकिस्तान में इसका नाम, पाकिस्तान में नाम क्या है, हक्करा नदी, इसको क्या कहा जाता है, हक्करा नदी कहते हैं। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, घग्गर हक्करा नदी, घग्गर हक्करा नदी, ये इसका पूरा नाम, घग्गर हक्करा नदी, ठीक है। तो ये क्या है, इसका पूरा नाम है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि घग्गर नदी के बाद हम बात कर लेते हैं घग्गर की ही सहायक नदी कौन सी, कौशल्या नदी। इससे पहले मैं घग्गर बना देता हूं, दोबारा से देख लीजिए। आपकी घग्गर रिवाइज हो जाएगी, कहां से निकल रही है, डाकशाही से, हिमाचल में एंटर करगी, हिमाचल से अंबाला, अंबाला से कुरुक्षेत्र की बजाय कहां चली गई, कैथल, कैथल से जींद की बजाय कहां चली गई, फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा, सिरसा से पाकिस्तान, ये सॉरी राजस्थान, राजस्थान से पाकिस्तान। ये देखिए ये क्या हुआ, नदी का प्रवाह कहां से कहां तक गई, और इसी से ये तो अभी कौन सी नदी है, ये भी कौन सी नदी है, ये मैंने बनाई है घग्गर नदी। ये कौन सी नदी बनाई है, घग्गर नदी। और अब हम इसकी सहायक नदी की बात कर रहे हैं, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, कौशल्या नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है। और कौशल्या नदी कहां से निकलती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहले तो ये विशेष तथ्य क्या है, ये घग्गर की सहायक नदी है, सहायक नदी है। इसके ऊपर भी बांध बनाया जा रहा, बांध बना जो है, वहां पर पानी का विवाद था हिमाचल प्रदेश के पास, पिछले 2 साल पहले ही हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग पानी का विभाजन हुआ है वहां भी, ठीक है। तो ये भी चर्चा में थी, इसलिए आप इसको भी पढ़ना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं उद्गम स्थल की, तो ये कहां से, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां से क्या करते हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। तो मेजर तो आप यूं ही समझ सकते हो कहां से निकल रही है, मेजर तो निकल रही है भाई ये पंचकुला से ही, देख लीजिए ये जो बॉर्डर है यहां से पंचकुला से ही निकल के यही मिल जाती है, ये देख लीजिए पंचकुला से निकल के यही मिल जाती है। तो ये आपके पास क्या है, ये जो नदी मैंने अभी बात की ये कौन सी है, ये कौशल्या नदी है। ये छोटी सी नदी कौन है, कौशल्या नदी है, ठीक है अभी। तो कौशल्या नदी की बात करें कहां से उद्गम माने,
हरियाणा और पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां से। तो ये कहां से, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर, मतलब जो सीमा है उसके ऊपर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां से, शिवालिक की पहाड़ियों से। तो यहां से क्या होता है, इस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। आप एक तो चीज देख सकते हैं कि ये पंचकुला के अंदर ही सिर्फ क्या है, बह रही है, पंचकुला में ही बह रही है। तो ज्यादा लंबाई तो इसकी नहीं, पंचकुला खुद छोटा सा है, तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, इसकी लंबाई जो है मात्र 20 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, सिर्फ 20 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह जिला कौन सा हुआ, अकेला पंचकुला हुआ। अकेला कौन हुआ, पंचकुला हुआ प्रवाह में। उसके बाद बांध की बात करें, बांध की बात करें तो हमारे पास आ गया, यस, कौशल्या नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। इसी बांध को क्या कहा जाता है, कौशल्या बांध। कौशल्या बांध, तो इसके ऊपर एक बांध है, कौन सा, कौशल्या बांध। और ये भी कहां पे है, पंचकुला के अंदर बना हुआ है। तो ये हमारे पास कौन हुआ, कौशल्या नदी। अब फिर मैं बता देता हूं कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है। कौशल्या नदी जो है वो घग्गर की सहायक नदी है, पंचकुला से निकलती है, पंचकुला में ही क्या हो जाता है, इसका ये मिल जाती है किसमें जाके, ये मिल जाती है घग्गर नदी के अंदर जाके। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया, वो जो उत्तर हरियाणा की जो नदियां थी, उन नदियों में से मुख्य दो बड़ी नदी और उन दोनों नदियों की सहायक नदी के बारे में। और दो बड़ी नदियां कौन कौन सी थी, पहली नदी यमुना जिसके बारे में मैंने पूरे डिटेल से बताया, दूसरी थी घग्गर, उसके बारे में भी डिटेल, और दोनों की सहायक नदियां, एक की सोम नदी और दूसरे की कौशल्या नदी, और उनके बांध और उनके बारे में विशेष तथ्य सारे आज हमने डिस्कस किए। और इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तर हरियाणा की ही बाकी जो 5 जो लगभग विलुप्त नदी है या फिर विलुप्त प्राय नदी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो हमारे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर पूरा होता है। धन्यवाद।